तो चलिए आज हम जानते हैं कि जियो एयरटेल और वीआई ने टैरिफ प्लान क्यों बढ़ाए। नंबर 2, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता है। नंबर 3, राजस्थान में दलित युवती की शादी में बवाल क्यों हुआ था। नंबर 4, गुजरात के लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। नंबर 5, बादशाह अकबर के नाम पर चर्च क्यों बनाया गया था। और नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता। तो सबसे पहले जानता है नंबर 1, रिलायंस जियो एयरटेल और वीआई ने टैरिफ प्लान क्यों बढ़ाए। दरअसल भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक के बाद एक अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान में बढ़ोतरी करके लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहले रिलायंस जियो, फिर एयरटेल और उसके बाद वीआई ने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। रिलायंस जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम 3 जुलाई से लागू हो गए हैं। अगर हम बढ़े हुए दामों की बात करें तो रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ प्लान में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी की है। वहीं एयरटेल ने प्लान्स की कीमतों में 11 से 21% तक की बढ़ोतरी की है, जबकि वीआई ने अपने टैरिफ में 10 से 21% तक की वृद्धि की है। देश में इन तीनों कंपनियों के सिम करोड़ों यूजर इस्तेमाल करते हैं। रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से करोड़ों लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है। टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस बढ़ाने के पीछे कई सारे तर्क दिए हैं। उदाहरण के तौर पर एयरटेल ने बताया है कि हाई टैरिफ से क्वालिटी और कवरेज दोनों में सुधार होगा, जबकि जियो का सारा फोकस प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अपनी 5G सर्विसेज का मुद्रीकरण करना शुरू करना है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रिलायंस जियो के मार्केट में एंट्री से पहले एक वक्त ऐसा भी आया था जब 1 GB डाटा की कीमत 300 रुपये तक पहुंच गई थी और लोग इतने महंगे प्लान्स को लेने से पहले बस यही सोचते थे कि काश इन महंगे प्लान से बचने का कोई तोड़ होता। तभी एंट्री हुई रिलायंस जियो की और रिलायंस जियो ने लोगों को शुरुआत में फ्री डाटे की पेशकश की ऑफर की और फिर जब कंपनी ने प्लान्स लॉन्च किए तो कीमतें काफ़ी कम रखी गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियो नेटवर्क से जुड़े। यही वजह थी कि कंपनियों का पलड़ा एयरटेल और वीआई की तुलना में भारी चलता या हो गया था। कुल मिलाकर जियो ने शुरुआत से ही डाटा और बेहतर कनेक्टिविटी देने पर फोकस किया जो भारतीय यूजर्स की ज़रूरत थी। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता है। दरअसल टीम इंडिया आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से अपने मैच श्रीलंका या फिर दुबई में आयोजित करने का अनुरोध करेगी। 2008 के एशिया कप के बाद से टीम इंडिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेला है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा का मसला है। अतीत में कई ऐसे विवाद हुए हैं जब भारतीय क्रिकेटर्स पर पाकिस्तान में हमले हुए हैं। 1989 में कराची में खेले गए टेस्ट मैच में तत्कालीन भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत पर पाकिस्तानी दर्शकों ने हमला कर दिया था। यह वही टेस्ट था जिसमें 16 वर्षीय सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। हम आपको बता दें कि दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 तक भारत में एक द्विपक्षीय सीरीज भी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम द्विपक्षीय सीरीज थी। तब से दोनों देश केवल आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप में ही भिड़े हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, गुजरात के लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। दरअसल पहले विदेश में नौकरी करने की और अब विदेश में बसने की भारतीयों की चाहत काफ़ी बढ़ गई है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार गुजरात के लोगों को भारत की हवा रास नहीं आ रही है। पिछले एक साल में भारत की नागरिकता छोड़ने में गुजरात के लोगों का नंबर डबल हो गया है। आइए जानते हैं कि देश के उन 3 राज्यों के बारे में जहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने की होड़ लगी हुई है। दरअसल गुजरात के लोगों को भारत से ज़्यादा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बसना पसंद आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में गुजरात के 485 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 241 था। हम आपको बता दें कि भारत छोड़ने वाले गुजरातियों में अधिकांश 30 से 45 साल के लोग शामिल हैं। दरअसल विदेश जाने वाले ज़्यादातर युवा पढ़ाई के लिए जाते हैं और फिर वहीं बच जाते हैं। इसके अलावा बेहतर जीवन यापन की उम्मीद में भी लोग विदेश जा रहे हैं। दरअसल कारोबारी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन शैली के लिए विदेश जा रहे हैं। यहाँ तक जिनके पास भारत में अच्छा जीवन स्तर भी है वो भी प्रदूषण और ख़राब सड़कों जैसी समस्याओं से परेशान होकर विदेश जाने की सोच रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, बादशाह अकबर के नाम पर चर्च क्यों बनाया गया था। दरअसल 18 फरवरी 1580 यह वही तारीख थी जब बादशाह अकबर से मिलने 3 जेsuit पादरी आगरा पहुँचे।
दूसरे धर्मों के बारे में जानने की बादशाह अकबर की ललक को देखते हुए इन तीनों पुर्तगाली पादरियों ने गोवा से आगरा तक का लंबा रास्ता तय किया था। अकबर की उदारता को देखते हुए तीनों पादरी यह सोच रहे थे कि शायद बादशाह अपने धर्म को बदल ले। अकबर ने सम्मान के साथ इन पादरियों का स्वागत किया, लेकिन धर्म बदलने की बात नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने प्रस्ताव दिया कि क्यों न स्थानीय धार्मिक विद्वानों के साथ जेसुइट पादरियों की बहस कराई जाए। कहा जा सकता है कि इस तरह के वाकयात से ही आगरा में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। आगरा उस वक्त मुगल साम्राज्यों की राजधानी था और अक्सर ही वहां फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, इटली जैसे देशों से व्यापारियों और दूसरे लोगों का आना जाना रहता था। उनके प्रभाव में कुछ स्थानीय लोग ईसाई धर्म अपनाने लगे। फिर एक चर्च की जरूरत महसूस हुई तो अकबर ने इसके लिए एक आर्मीनियाई बस्ती के पास जमीन दान दी। इस तरह 1598 में अकबर चर्च की स्थापना हुई। यह चर्च दो अब्राहमी धर्मों के बीच दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता। यह क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि CRPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। पीठ ने कहा कि भरण पोषण दान नहीं बल्कि वैवाहिक महिलाओं का अधिकार है और यह सभी वैवाहिक महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म की क्यों ना हो। अब हम आपको बताते हैं क्या है CRPC की धारा 125। दरअसल दंड प्रक्रिया संहिता का एक सेक्शन है 125। इसमें पत्नी अगर सक्षम नहीं है तो वह अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। इस धारा के तहत माँ भी अपने बेटे से भरण पोषण की मांग कर सकती है। यह कानून हर धर्म के लोगों पर लागू है। इस पर मुस्लिम महिला भी आती है, वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर पति भरण पोषण देने से इनकार करता है तो उसे हर महीने के हिसाब से सजा होगी, यानी जिस महीने वह भरण पोषण नहीं देगा उसे 1 महीने जेल होगी। ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि उस व्यक्ति की पत्नी या बीवी तलाक लेकर दूसरी शादी न कर ले। यहाँ तक कि बिना तलाक के भी मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती है। अगर उसे लगता है कि दूसरी बीवी से शादी के बाद उसका पति उसकी उपेक्षा करता है तो वह अपने लिए भरण पोषण का दावा कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है मुस्लिम महिलाओं को लेकर नियम। दरअसल हम आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है। अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ इद्दत तक। दरअसल इद्दत एक इस्लामी परंपरा है जिसके अनुसार अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो वह महिला इद्दत की अवधि तक शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि 3 महीने तक रहती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, राजस्थान में दलित युवती की शादी में बवाल क्यों हुआ। दरअसल राजस्थान के भरतपुर के चिकसाना थाने के गांव नौगया में एक दलित दूल्हे की निकासी के दौरान गुरुवार को देर रात करीब 10:30 बजे विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पथराव कर दिया गया। इसमें गांव में अफरा तफरी मच गई। हालांकि विवाद की आशंका के चलते गांव में एक दिन पहले से ही पुलिस बल को तैनात किया गया था। जानकारी के अनुसार गांव के राजवीर ने थाना चिकसाना पुलिस को एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। वह दलित जाति से है। उसकी बहन की 11 जुलाई को शादी है। इसमें कुछ लोग उग्र मचा सकते हैं। इससे उसकी बहन के विवाह में व्यवधान पैदा हो सकता है। दरअसल पीड़ित ने बताया कि उसकी बहन की शादी में विवाद होने की आशंका पर SDM, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त को पत्र देकर बता दिया गया था कि गाँव में बारात नहीं निकलने देंगे। पुलिस के सामने ही जब निकासी निकलने लगी तो भूरी ठाकुर सहदेव देशराज के मकान आए तो बारात को रोकना चाहा तो दीवार गिर गई। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हो गई। कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पुरानी दीवार को गिरा दिया गया जो कि पुलिस की गाड़ी पर आकर गिरी। 2 लोग घायल हुए। बारात शांतिपूर्ण तरीके से घर तक पहुंची है। फायरिंग की कोई घटना भी नहीं हुई है। पुलिस की मौजूदगी में शादी कराई जा रही है। पुलिस व प्रशासन गाँव में मौजूद है। गाँव में अब शांति है।